हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। देखो, मैंने अभी तक बात कर ली थी ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की। इसमें मैं बात करने वाला हूं कि मेरा कंसंट्रेशन क्या, कैसे इफेक्ट को हम मेजर करेंगे, ठीक है, और क्या मेरा जो ऑर्डर की इक्वेशंस होती हैं, रेट लॉ इक्वेशन, वो कैसे किस तरीके से एक्सप्लेन होगी, कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से मेरा रेट कांस्टेंट वेरी करेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के इफेक्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जितने भी मेथड होते थे, ठीक है, इसको मेजर करने वाले मेथड के बारे में जानूंगा। तो मैंने सबसे पहला मेथड जो जाना था वो था इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। दूसरा जो जाना था मैंने वो था मेरा इंटीग्रेटेड रेट मेथड, और तीसरा जो जाना था वो था मेरा ग्राफिकल मेथड। बेसिकली इसको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बोल दूं या मैं बोल दूं कि मेरा ऑर्डर को बताने वाले, ऑर्डर को डिटरमाइन करने वाले जो मेथड हैं वो सब ये होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो मेथड है इनिशियल रेट मेथड, रेट मेथड, इसमें करते क्या है, जैसे कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट लिखा मैंने वो लिखा मैंने K इंटू ए की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। रेट लॉ से यही तो रेट लिखते हैं। अब इनिशियल रेट मेथड ये कहता है कि अगर मैं एक की कंसंट्रेशन को वेरी करूं, एक की कंसंट्रेशन को चेंज करूं और दूसरे की कांस्टेंट रखूं, ठीक है, ऐसे कर करके मैं 3-4 वैल्यू ले लूं और रेट का चेंज देखूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा रेट कैसे, क्या मेरा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है। देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे रेट मैंने माना एक चार्ट दिया है, एक चार्ट दिया है मेरे पास, ठीक है, यहां कंसंट्रेशन है ए की, यहां कंसंट्रेशन है बी की। ठीक है, देखो रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली क्या हो रहा है, यहां पर रेट दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो सिर्फ ये चीज दे रखी है, के सब में कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। देखो शुरू में इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, बी की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, तब रेट दे रखा है मेरा, ठीक है, कि 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स समथिंग ऐसे करके 4 कोई भी यूनिट मान ली, या इसको मान लो x दे रखा है, x, ठीक है, क्या है, x दे रखा है रेट मेरा। जब मैं इसकी A की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, 0.20 मोलर लिखा और B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रहने दिया, ठीक है, तो इसका जो रेट हो गया है वो इसके डबल करने से मेरा रेट हो गया है 4x मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जबकि ये 0.10 मोलर है और अब की बार ये 0.020 मोलर रहा, ठीक है, और जो मेरा रेट हो रहा है वो आ रहा है 2x यूनिट। ठीक है, ये सब में कांस्टेंट है जो भी मान लिया। अब देखो ये बता रहा है मेरा इनिशियल रेट मेथड ही। देखो पहला रेट 1 की इक्वेशन बनाओ कि रेट x है, रेट 1 एट के तो सेम में सेम ही है, a की कंसंट्रेशन 0.10 मोलर की पावर अल्फा और 0.10 मोलर की पावर बीटा। ठीक है, रेट 2 की इक्वेशन बनाओ कि 0.20 की पावर अल्फा और 0.10 की पावर बीटा। ठीक है, अब रेट 1 कितना है मेरे पास, x मोल लीटर इनवर्स, रेट 2 कितना है मेरे पास, 4x मोल लीटर इनवर्स। इक्वेशन 2/1 कर दो, इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो, ऊपर 2 रख दो, नीचे 1 रख दो। ठीक है, तो इसको k 0.20 की पावर अल्फा, 0.10 की पावर बीटा अपॉन में k 0.10 की पावर अल्फा, 0.10 की पावर बीटा। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 2/1 क्या है, 4x अपॉन x है, इससे ये कट गया 4, 0.20 अपॉन में 0.10 की पावर अल्फा, ये इसका 2 गुना है, 2 की पावर अल्फा, इधर 4 आ रहा, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, और दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। तो यहाँ बेस सेम, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 2 के, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरीके से इनिशियल रेट मेथड से हम अल्फा बीटा निकालते हैं। ठीक है,
तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मुझे 2। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो तीसरी इक्वेशन भी बना लो, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट 3 इज इक्वल टू 0.10 की पावर अल्फा और 0.20 की पावर बीटा। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब रेट 3 कितना है मेरा 2x। तो देखो रेट जिसमें ये 10 1 3/1 कर दो, इक्वेशन 3/1 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, रेट 3 2x अपॉन में 1 का x, और ये आ जाएगा k से k कट जाएगा, 0.10 की पावर अल्फा 0.20 की पावर बीटा अपॉन में 0.10 की पावर अल्फा 0.10 की पावर बीटा। इससे ये कट जाएगा, x से x कटेगा, 2 आ जाएगा 0.20 अपॉन में 0.10 की पावर बीटा, ये आ जाएगा 1, 2 इक्वल्स टू ये सॉरी 2 आ जाएगा 2 की पावर बीटा, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो ये जो रिएक्शन है जिसके लिए डाटा गिवन है कि a प्लस बी गिविंग c प्लस d, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा 2 + 1, यानी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ओवरऑल। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि किसके रेस्पेक्ट में 2 है किसके रेस्पेक्ट में 1, वो मैंने इनकी वैल्यू की रख के देखा। देखो पहली और दो इक्वेशन थी, जब अल्फा की वैल्यू निकाल ली तब बीटा बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, जब बीटा की वैल्यू निकाल ली तो मैंने वो लिए जहां मेरे ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, फिर मैंने देख लिया चेंज कैसे आ रहा है। यही होता है इनिशियल रेट मेथड, बिना एग्जांपल के समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे कोई क्वेश्चन आएगा कभी भी तो इसी टाइप का आएगा कि जिसमें कंसंट्रेशन का एक चार्ट गिवन होगा। ठीक है, कहीं कहीं वो रेट के कांस्टेंट के को भी वेरी करा लेगा। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड इज इंपॉर्टेंट, इनिशियल रेट मेथड, इसको ही समझते हैं, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या लो। ठीक है, इंटीग्रेटेड में फॉर्म में देखते हैं इसको कि कैसा लगता है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। देखो सीधी सी बात है कि भैया जो मेरे पास यही रिएक्शन है, फिर से मान लो a प्लस बी गिविंग c प्लस डी, चाहे ये लगा दो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका जो रेट है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर अल्फा और b की पावर बीटा। ये जो रेट है, ये जो टर्म है, दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ। ये कौन सा रेट लॉ है, डिफरेंशियल रेट लॉ है। अब आपको पता है ये जो डी टर्म है, ये जो डी टर्म है इट इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट है। और आपको मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट इतना छोटा चेंज को बताता है डीआर कि कभी कभी इस छोटे चेंज को मेजर करवाना ऐसे वैसे तो इम्पॉसिबल ही होता है, पर इस पर हम पता भी नहीं लगा पाते कि चेंज कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इसकी स्टडी, चेंज की स्टडी, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता ही है वही रेट लॉ, जैसे भैया ऑर्डर तो एल प्लस कितनी भी इक्वेशन हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उससे अल्फा बीटा कितना ही हो गामा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ से स्टडी कर पाना रिएक्शन की काइनेटिक्स के लिए मुश्किल या डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना पड़ता है। ठीक है, यही कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है यहां से जो आप देखना चाह रहे थे। ठीक है, जिसका मतलब n इक्वल्स टू 0 होगा। n इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। या इसको ऐसे लिख लो, हाँ यही समझ लो। ठीक है, फाइन। ठीक है, जैसे A गिविंग प्रोडक्ट मान लो इसको, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, रेट को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे माइनस डी
ए ओवर डी टी माइनस डी ए ओवर डी टी क्यों लिखा? ए रिएक्टेंट है यहाँ, ए गिविंग प्रोडक्ट है रिएक्शन ये। अगर आर गिविंग पी होती तो माइनस डी आर ओवर डी टी लिखते हैं, और के ए आर, देखो अगर ये लिख देता मैं रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, ए लिख दिया इसलिए कि आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0 ये लिख देता, या मैंने ए गिविंग पी के लिए ये लिख दी, एक ही तो बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ए गिविंग बी रिएक्शन मान लो, पी भी नहीं मान रहा, ए गिविंग बी मान लो, ठीक है। माइनस डी आर ओवर डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू क्या, के 1 की पावर 0। अब हमें देखो क्या करना है, जो मेरी ये a की पावर 0 कुछ भी बन होता है तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी आ गया, के डी टी आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखो दो मेथड है, इसके दो मेथड है, किस तरीके से इसकी इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां मेथड 1 चलेगा, यहां मेथड 2 चलेगा, मेथड 2 चलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लो, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। कुछ दो मेथड देंगे, एक मेथड है कि मेरा इंटीग्रेशन विद लिमिट का, एक इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, मतलब एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक डेफिनिट इंटीग्रल वाला मेथड, ठीक है। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल मेथड से, ठीक है, विद नो, जिसमें होती है हमारी कोई लिमिट, नो लिमिट मेथड, इसमें लिमिट नहीं होती, ठीक है। और इसमें करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल से, डेफिनिट इंटीग्रल से, और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होती है, लिमिट होती है, विद लिमिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, अब हमें दोनों को करना है इंटीग्रेट, ठीक है, ओके। देखो हमेशा यही करेंगे, जो a वाली टर्म से एक साथ, कांस्टेंट वाली टर्म है एक साथ। तो माइनस डी ए जब इंटीग्रेट होकर आएगा तो ये बन देगा मुझे a माइनस का a, और के डी टी जब इंटीग्रेट होगा तो ये देगा के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है। डेफिनेट इंटीग्रल की कहानी ये है कि देखो एट t इक्वल्स टू 0 इसकी जो कंसंट्रेशन है a की वो कंप्लीटली a है, सॉरी मान लो a नोड है, कितनी है a नोड। एट टाइम t इक्वल्स टू समथिंग t ये चला a नोड माइनस x, a नोड माइनस x है, और b मेरा कितना बन गया, x बन गया। तो ये जो a नोड माइनस x है इट इज एन रिमेनिंग अमाउंट, कितना अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, और इसको हम a से ही डिनोट करेंगे, a से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। रिएक्टिव रिमेनिंग अमाउंट को a से डिनोट करेंगे, रिएक्टेंट के बचे हुए अमाउंट को, और इनिशियल अमाउंट a नोट इज इनिशियल अमाउंट, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है मेरा कहाँ से, t में, कहाँ t इक्वल्स टू 0 से जा रहा है, t इक्वल्स टू टाइम t पर, t इक्वल्स टू 0 पर मेरी जो a की कंसंट्रेशन है वो a नोड है, और t इक्वल्स टू t पे कंसंट्रेशन है a। ये होती है लिमिट करने की तरीका, ठीक है। कहाँ a नोड से t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t जा रहा है, तो a नोड से मेरी कंसंट्रेशन a तक पहुंच गई। अब देखो दोनों में पैरेलल चल रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस आएगा a, और इसकी लिमिट a से a इज इक्वल्स टू k इंटू t की लिमिट 0 से t, ठीक है। इसमें लिमिट पुट करो, इसमें लिमिट पुट करो, देखो लिमिट माइनस बाहर, अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट a नोड इज इक्वल टू k अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a प्लस a नोड इज इक्वल टू के टी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये a इधर ले जाओ और ये के टी इधर ले आओ, तो a नोड माइनस के टी इज इक्वल टू a। हमेशा याद रखेंगे a नोड है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। A क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बचा, T टाइम है, K रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। तो देखो ये यूनिट ये आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। आओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इक्वेशन, आओ देखो अब इस वाले मेथड में कैसे होएगा। एक तो तरीका वो हो गया, एक ये है, देखो वी नो दैट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a नोड है, यहीं से तो देखा a की वैल्यू a नोड है। बस इसको ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इसमें, तो पुट
इन इक्वेशन 1 क्या माइनस ए की वैल्यू ए नोड है एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर सी, तो यहां से माइनस ए नोड इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई ए नोड माइनस के ए नोड, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के ए नोड। बस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, माइनस ए इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस माइनस ए नोड, माइनस ए नोड इधर जाएगा तो प्लस का ए नोड इज इक्वल टू सॉरी ए माइनस का ए नोड प्लस का के टी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, ए इक्वल टू ए नोड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस के टी। सेम इक्वेशन आ गई ना, इधर से भी सेम इक्वेशन आ गई ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, a इक्वल टू ए नोड माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नोड माइनस के टी, वही a रिमेनिंग अमाउंट, ए नोड इनिशियल अमाउंट, के रेट कांस्टेंट और t इज टाइम। दोनों से कोई से भी मेथड से करो, चाहे ये लिमिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट को पुट करने के मेथड से करो, चाहे डायरेक्ट लिमिट के साथ इंटीग्रेट करो, दोनों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन आएगी वो यही आएगी, a इक्वल टू ए नोड माइनस के टी। ठीक है, आ जाओ। तो अब देखो इसको इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, क्या कार्ड फुल हो गया था, a इक्वल्स टू ए नोड माइनस के टी, तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म में, चाहे इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो a माइनस ए नोड कंसंट्रेशन टर्म है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो के टी इज इक्वल्स टू ए नोड माइनस ए, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन के ए नोड की कंसंट्रेशन माइनस ए की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ही तो डिफाइन करी है मैंने, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ए नोड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो बची है रिएक्शन के बाद, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद, ठीक है। तो ये आ गई दूसरी, ये इक्वेशन काम की है, ठीक है। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं, जैसे A वर्सेस T का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो बची हुई है वर्सेस T का ग्राफ देखेंगे। तो देखो A वर्सेस T का ग्राफ देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी A की फॉर्म में लाना है, इस इक्वेशन को उठा लो, इक्वेशन नंबर 1 को उठा लो, तो A इक्वल्स टू ए नोड माइनस के टी। तो देखो आपको पता है बाई इक्वल्स टू ये इंटरसेप्ट c माइनस एम एक्स, तो देखो बाई इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स का ग्राफ क्या है, बाई वर्सेस c में y एक्सिस पर ये है, क्या है मेरा a है, a की कंसंट्रेशन है, इस पर x पर मतलब वर्सेस t है, निगेटिव स्लोप है विद इंटरसेप्ट c, निगेटिव स्लोप विद इंटरसेप्ट c, तो इसका स्लोप क्या हो गया माइनस ऑफ k, और इंटरसेप्ट ये क्या हो जाएगा मेरा a नोड का इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी a नोड, ठीक है। तो ये आ गया a वर्सेस t का ग्राफ, पहला ग्राफ तो ये आ गया। अब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ देख लो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ देख लो। रेट क्या है आपको पता है, रेट जो है वो आएगा रेट लो एक्सप्रेशन से, के ए की पावर 0, के ए की पावर 0 यानी के कंसंट्रेशन की पावर 0, रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन की पावर 0, रेट जो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसी की पावर 0 मतलब क्या 1 यानी के, रेट डायरेक्टली इक्वल हो रहा है के क्या है मेरा एक कांस्टेंट, क्या है मेरा एक कांस्टेंट। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ आएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो आएगा कांस्टेंट, ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट के होगा, जो के क्या होगा के, इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा के, जित के लाइन के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब देखो नेक्स्ट थिंग इज कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाली एक्सप्रेशन याद करनी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं बात। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मुझे हाफ लाइफ याद करनी है। देखो हाफ लाइफ वो लाइफ होती है, वो टाइम होता है टी हाफ से डिनोट करते हैं इसको, टी हाफ से और टी 50% से और टी 0.50 से, ये परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में, ये वो हाफ लाइफ होती है जब मेरा हाफ ऑफ द रिएक्टेंट
क्या हो चुका होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट मेरा हाफ ही बना है या नहीं बना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा आधा रिएक्टेंट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया हो। ठीक है, तो जैसे सपोज T इक्वल्स टू टी हाफ पर होगा क्या, जो मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो बची हुई कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो मेरा हो जाएगा इनिशियल का आधा, A नोट बाई 2। तो एट T इक्वल्स टू टी हाफ A इक्वल्स टू A नोट बाई 2। बस इसी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो कि A की वैल्यू A नोट माइनस के टी, A की वैल्यू A नोट बाई 2 हो जाती है एट T इक्वल्स टू टी हाफ पर। बस यहीं से टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या A नोड बाई 2, सॉरी इसे के टी को उधर ले जाओ, और A नोड माइनस A नोड बाई 2 के टी, ये रीअरेंज करना है। देखो A नोड, ये के टी इधर आ गया प्लस में, और ये A नोड बाई 2 इधर गया A नोड के माइनस में, तो A नोड माइनस A नोड बाई 2 इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, यहाँ से के टी इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, 2 आ गया, तो 2A नोड माइनस A नोड अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी के टी इज, सॉरी टी क्यों रख रहा हूँ, टी हाफ लिखूंगा ना अभी से, के टी हाफ के इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोड अपॉन में 2। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए नोड की कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। तो टी हाफ की जो एक्सप्रेशन हो गया वो ये हो गया, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोड की कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि टी हाफ कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं टी हाफ वर्सेस ए नोड का ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां से टी हाफ वर्सेस ए नोड का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो आपको पता ही है ये आ जाएगा कुछ ऐसे। यहां टी हाफ ये बेसिक वर्सेस ए नोड की कंसंट्रेशन, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और जिसका स्लोप होगा 2K 1/2K, जिसका स्लोप होगा 1/2K। देखो हाँ 1/2K होगा, स्लोप होगा 1/2K। देखो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, y एक्सिस x एक्सिस, इसका स्लोप कितना हो जाता है m, तो m की वैल्यू यहाँ क्या है 1/2K। ठीक है, a नोड अपॉन में 2K आ गया इसका टी हाफ की वैल्यू, समझ गए? हो गया, ये हो गया मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। अब मुझे चलना है अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स की तरफ, उसकी भी ये सब चीजें मुझे देखनी है। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ लेट लॉ ऑफ, आपको वो दोनों मेथड में से एक्सप्रेशन लाने के लिए कौन सा मेथड अच्छा लगा, डेफिनेट इंटीग्रल वाला या इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला, वो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल वाला मेथड अच्छा लगा या इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला मेथड अच्छा लगा? आ जाओ। n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे हम कि क्या सीन है। n इक्वल्स टू फर्स्ट यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सारी कहानी देखेंगे। देखो मान लिया वही कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, एट t इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन a नोड है, एट t इक्वल्स टू t पर इसकी कंसंट्रेशन a नोड माइनस x बची, प्रोडक्ट मेरा x बन गया। ठीक है, ये a नोड माइनस x किसके इक्वल आ गया, a के, यानी रिमेनिंग रिएक्टेंट रिमेन्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आओ फिर से मुझे तो रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, डिफरेंशियल रेट लो, माइनस dr ओवर dt इज इक्वल्स टू क्या, जल्दी से बता दो कितना, k r की पावर 1। ठीक है, r की पावर 1, या इसको a गिविंग भी लिख सकते, मैंने r से इसलिए नोट कर दिया, रिएक्टेंट की पावर 1, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, माइनस dr अपॉन में r, ये r की पावर 1 इंटू में हो गया, तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि जो r वाली टर्म है वो एक साथ ले जाओ, बाकी तो k dt के साथ छोड़ दो। ठीक है, तो इसको dr ओवर r इज इक्वल टू माइनस ऑफ k dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ये रहा
के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, दो मेथड है इंटीग्रेशन के, एक लिमिट वाला, एक बिना लिमिट वाला, जिसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं। पहला लिमिट वाला देख लो, क्या t = 0 से t = t जाने पर यहां कंसंट्रेशन ए नोड से ए तक चेंज हो जाएगी। आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहां से दूसरा मेथड भी बता दूंगा, ये मेथड 1 लिख लो, ठीक है। तो देखो इसका 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज लाइक 1/x dx का इंटीग्रेशन, ये होता है ln x। क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, ln x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln r। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, बार बार बताया है, पहले भी बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, यानी लॉग ऑन बेस e। लॉग का मतलब होता है नॉर्मल लॉग, जिसका मतलब होता है log ऑन बेस 10। दोनों में रिलेशन क्या होता है, log ऑन बेस 10 इज 1/2.303 टाइम्स ऑफ ln, या log ऑन बेस e, या इसको 1/2.303 टाइम्स ऑफ log ऑन बेस e, यानी log ऑन बेस e और ln इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ log ऑन बेस 10। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ ln r, और इसकी लिमिट क्या है, a नोट से इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, और इसकी लिमिट क्या होगी t, dt का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि x का डिफरेंशियल dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से t तक। ठीक है, आ जाओ, ये समझ में आ गया आपको, इसको साफ कर लो क्योंकि मुझे दूसरा मेथड भी मैं यहाँ समझा दूंगा आपको। आ जाओ, इसको चलते हैं लेकर, ये ln r मतलब ln a माइनस ln a नोड। ठीक है, लिमिट पुट कर दी ना, पुटिंग लिमिट इज इक्वल टू माइनस k t माइनस 0। तो ln a माइनस ln a नोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। देखो log की और प्रॉपर्टीज होती हैं, log a माइनस ln v इज इक्वल टू ln a अपॉन में b। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ln a माइनस ln v इज इक्वल टू ln a अपॉन a नोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है ln a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln b अपॉन a। मतलब अगर इसके ln के फ्रैक्शन हो कोई और उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी अंश को हर में और हर को अंश में, यानी नीचे वाली चीज को ऊपर और ऊपर वाली चीज को नीचे पहुंचाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जैसे यहाँ ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, इधर अगर मैं इसको रिवर्स करूं ln a नोड अपॉन में a लिख दूं तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ kt हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुई होगी तभी तो kt हो जाएगा। अब इस ln को मैं log में चेंज कर दूं, कैसे, क्या 2.303 log a नोड अपॉन a इज इक्वल्स टू kt, और यहाँ से k की या t की टर्म्स में निकालो, t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k 2 इंटू 2.303 log a नोड अपॉन में। ठीक है, बस इसी को लेना है ऐसे, इसको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 से ये एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन होगी। मेथड 2, यहां तक मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देख लेते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना। मेरे को मेथड 1 अच्छा लगता है, मतलब जिसमें लिमिट होती है। ठीक है, आ जाओ, दोबारा से आ जाओ। क्या था कि dr ओवर r इंटीग्रेट करना है माइनस का k dt के साथ। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो, दैट इज, देखो इसमें ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही ऐड करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln r इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपको पता है क्या, के टी इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू a नोड है। ठीक है, तो माइनस ln a नोड इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ln a नोड।
बस ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में, माइनस ln, और R ले लो या इसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A ले लो जो बचा हुआ है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इसको A ले सकते हैं या R, ln R माइनस इज इक्वल टू K इंटू T प्लस माइनस ऑफ ln A नोड। ठीक है, देखो ln R को A भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब जो बची हुई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है यहाँ, तो यहाँ हो गया ln A इज इक्वल टू KT माइनस ln A नोड। ठीक है, अब ये ln A नोड इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखो इसको यहाँ आ जाओ, ये बस सिर्फ इतने उसमें बता दूंगा, माइनस ln A प्लस ln A नोड इज इक्वल टू KT। अब ये ln A नोड माइनस ln A हो गया इज इक्वल टू KT, तो यहाँ से ln A माइनस ln B यानी ln A नोड, ये कर लेना खुद से ब्रैकेट लगा लेना, A नोड अपॉन A इज इक्वल टू KT, यही टर्म आ गई ना, और बाकी को तो सेम ही है। ठीक है, ये टर्म आ गई, आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ से क्या हो गया, वही 2.303 log A नोड अपॉन में A इज इक्वल टू KT, फिर यहाँ से T इज इक्वल टू 1 अपॉन K, 2.303 log A नोड अपॉन में A आ गया ना, सेम एक्सप्रेशन आ गई ना, ऑब्टेन हो गई। ठीक है, तो इसका हमारे से कोई मतलब नहीं, हमें तो एक एक्सप्रेशन चाहिए, दोनों मेथड से आ गई, बस मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A इसलिए मानी क्योंकि बची हुई कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो वेरी कर रही है वो यही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मुझे रखना है, ये सब साफ कर दो, लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से लिख दूंगा इसको, कोई बात नहीं। तो अभी तक जो हमें फर्स्ट ऑर्डर का n इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है, एक्सप्रेशन मिला है, दैट इज ln A नोड अपॉन में A इज इक्वल्स टू KT, एक एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अब देखो सोचो, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है भैया इसका और तरीके से लिखना है। और तरीके से क्या हो गया, K इक्वल्स टू 1 अपॉन T इंटू ln A नोड अपॉन में A। और क्या क्या एक्सप्रेशन होगी देखते रहो, T इक्वल्स टू 1 अपॉन K इंटू ln A नोड अपॉन में A। और क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे देखो, इट इज 2.303 टाइम्स ऑफ log A नोड अपॉन में A इज इक्वल टू KT। तो और लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A नोड अपॉन में A। सारे के सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट, और ये सब एक ही तरीके से तो आ रहे हैं, एक आ गया कोई भी हमें सब आ जाएंगे, अपॉन में K log A नोड में अपॉन में A। ठीक है, समझ गए। अब और एक्सप्रेशन क्या है देखो, ये ले आओ फिर से, ln A नोड अपॉन में A इज इक्वल टू KT। अब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ln का बेस E होता है, तो ये A नोड अपॉन में A इज इक्वल टू हो जाएगा E की पावर KT। ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, यहाँ से और भी अच्छा एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ये हो जाएगा। और ln A अपॉन A नोड क्या था, माइनस ऑफ KT, पहले भी आया था ये एक्सप्रेशन। तो यहां से दोनों का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, A अपॉन में A नोड इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस KT। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी A इक्वल्स टू A नोड E की पावर माइनस KT, मतलब A इज इक्वल्स टू A नोड E की पावर माइनस KT, यानी A इक्वल्स टू E नोड। ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, बेहद, A इक्वल्स टू A नोड E की पावर माइनस KT। इसी से सारी एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएंगी, बार बार ऑब्टेन करके देखना चाहो जाएगा। ठीक है, ये हो गई भैया, K की वैल्यू देके कंसंट्रेशन की वैल्यू हो तो T की वैल्यू निकाल लेंगे, T की वैल्यू देगा K की वैल्यू हो तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। अच्छा, A क्या है, A रिएक्टेंट का रिमेनिंग अमाउंट है, रिएक्टेंट का रिमेन्ड अमाउंट है, जो बचा हुआ है, रिमेन्ड अमाउंट है, ये आपको भूलनी नहीं चाहिए बात, यानी दैट इज A इक्वल्स टू A नोड माइनस समथिंग X है जो रिएक्ट कर गया। ठीक है, A नोड इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट या कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन लिख दो, बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आ गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। आओ एक और एक्सप्रेशन दैट इज लिख दी हमने, A इक्वल्स टू A नोड E की पावर माइनस KT।
आगे बात समझ में। अब यहाँ से हम ग्राफ देख लेते हैं, कुछ ग्राफ देख लेते हैं और फिर टी हाफ देख लेते हैं इसका, और फर्स्ट ऑर्डर की कहानी भी खत्म, फिर सेकंड ऑर्डर पढ़ लेंगे। और कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बता दूंगा लास्ट में। ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ क्या देखते हैं कि भैया सबसे पहले ग्राफ तो देख लो log a वर्सेस टी का, log a वर्सेस टी का ग्राफ। किस टर्म में log a है? log a कहाँ आ रहा है? ठीक है, log a यहां आ रहा होगा कहीं, log a वर्सेस टी। तो ये एक्सप्रेशन ले लो 2.303 log a नोट अपॉन में a इज इक्वल्स टू के टी। इसको रिवर्स कर, इसको करेंगे log a नोट अपॉन में a 1 अपॉन 2.303 इंटू के टी। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे log a अपॉन में a नोट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2.303 के इंटू टी। देखो ये एक्सप्रेशन को आगे लेकर आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा log a माइनस log a नोड इज इक्वल टू -1 अपॉन 2.303 इंटू के इंटू टी। देखो अब ये log a इधर रहने दो और ये माइनस log a नोड इधर ले जाओ, तो ये प्लस का log a नोड हो जाएगा। ये सब कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, वेरी नहीं कर रही होगी, वो तो एक ही होगी, जितना इनिशियली शुरू में लिया वही होगा। ए नोड माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो देखो ये बन गया मेरा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो ये कुछ के ग्राफ कैसा आ जाएगा? देखो ऐसे यहाँ देख लो, y पर मेरा क्या है? log a की कंसंट्रेशन है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना। log a की कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट है, t के साथ वेरी कर रहा है। इसका इंटरसेप्ट होगा, इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? log a नोड, और इसका ये हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, के अपॉन 2.303 ये स्लोप हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा log a नोड का। ठीक है, ये जो टर्म होगी ये ग्राफ होगा कुछ इसका। इसी तरीके से और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये वाला आप साफ करो, ऊपर की एक्सप्रेशन साफ नहीं करूंगा क्योंकि उनमें से ही ग्राफ आएंगे। जैसे ये वाला ग्राफ इस एक्सप्रेशन से आ गया, और ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, अब A वर्सेस T का ग्राफ बताऊं। सेकंड ग्राफ है, ग्राफ नोट कर लो, A वर्सेस T का। इसका कहां से आएगा? ये वाली एक्सप्रेशन देखो, A इक्वल्स टू A नोट e की पावर माइनस के टी। हमेशा याद रखेंगे e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और e की पावर माइनस x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल राइज। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, आ जाओ देखो, तो A इक्वल्स टू A नोड e की पावर माइनस के टी। तो यहाँ A वेरी करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ T वेरी करेगी, ये वैल्यू कुछ होगी और यहाँ से एक्सपोनेंशियल डिके करेगा, और ये जो वैल्यू होगी इसको हम A नोड बोल देंगे, और ये जो होगा एक्सपोनेंशियल डिके होगा e की पावर माइनस के टी के लिए। ठीक है, ये हो गया A वर्सेस T का ग्राफ, इस वाली इक्वेशन से आएगा। ठीक है, अगला थर्ड ग्राफ देख लो, log A नोड अपॉन A वर्सेस टी का ग्राफ। log a नोड अपॉन a वर्सेस टी का ग्राफ यहां से आ जाएगा। log a नोड अपॉन a इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टी। तो यहीं से आ जाए y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इंटू एम इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया ग्राफ। तो y पर है मेरा log a नोड अपॉन a, और यहाँ पर t है, और इसका जो स्लोप होगा ये ओरिजिन से पास होता हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ होगा जिसका स्लोप हो जाएगा k अपॉन 2.303। ठीक है, और ग्राफ देख लेते हैं, 3 हो गए काम के। जो सारे ग्राफ हैं वो मैं यही बता दे रहा हूं। ठीक है, आओ इसके हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानते हैं। देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं कहानी की बात सुनाऊं तो सिंपल सी कहानी है, कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। कहानी क्या है? देखो,
हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि टी हाफ बताना है, मतलब जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब ए की वैल्यू ए नोट बाई 2 हो जाए। एक्सप्रेशन देख लो, कोई सी में भी पुट कर दो, इस वाले में कर देते हैं, इस वाले में कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, लो टी निकालना है, ठीक है, इसमें पुट कर दो तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के इंटू लॉग ए नोड, ऊपर ए नोड ही है, नीचे किसकी वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए नोड बाई 2 हो जाएगी। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग ए नोड अपॉन ए नोड बाई 2, तो ए नोड से ए नोड कर दिया, तो ये बचेगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू अपॉन में के। तो यहाँ से देखो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.414 समथिंग, 0.414 समथिंग, ठीक है, 0.414 होती है, हाँ यही समथिंग होती होगी, देख लेना। तो यहाँ से जो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी वैट इज आएगी 0.693 बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपने हमेशा रटा होगा, कैसे आया वो आप पता चलेगा, 0.693 बाई के। टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई के आ गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ इंटरप्रेट करूं, साफ साफ कर देता हूं, ग्राफ इंटरप्रेट करूं, इस पे बेस्ट बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ बनाऊं टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो आपको दिख रहा है कि कंसंट्रेशन का वर्सेस मतलब टी हाफ ऑफ कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं तो टी हाफ मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन की टर्म आई नहीं रही इसमें, तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कांस्टेंट होगा, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू 0.693 बाई के आएगी, ठीक है, ये होगा। तो देखो ऑलमोस्ट सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सब कुछ देख लिया, उसके सारे ग्राफ देख लिए, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो सब देख लिया। उसी तरीके से अब मैं देखता हूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को भी इसी तरीके से देखता हूं। ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा पर मुझे एक ही लेक्चर में खत्म कराना है सारा ये, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लेक्चर्स में इसके लिए नहीं लूंगा, बेकार कोई फायदा नहीं है, एक ही स्ट्रेच में पढ़ लें इसको तो ही काम का होगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 के लिए सब बात करेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वैसे आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात में बात कर लेंगे। देखो इसमें दो केस बनते हैं, केस 1 केस 2, ठीक है। केस 1 क्या है कि मेरा एक रिएक्टेंट है कोई A और वही मेरा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और जो रेट है मेरा दैट इज के ए का की पावर 2, मतलब यहां से ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, n इक्वल टू 2 होगी। दूसरा केस है कि मेरे दो अलग अलग रिएक्टेंट है A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, तो यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के A की पावर 1 और B की पावर 1, तो n की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 होगी। इस केस में भी मेरा जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गया वो 2 आ गया, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये वाला केस भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ही है। अब मेरे सामने सवाल आता है कि क्या इन दोनों के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन सेम होगी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों के लिए अलग अलग है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। माइनस ये जो रिएक्टेंट है माइनस डी आर ओवर डी टी या डी आर ओवर डी टी मान लो इसको, ठीक है, या डी ए ओवर डी टी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करना है, माइनस डी ए अपॉन में ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। तो दैट इज डी ए, इसे माइनस को इधर ले जाओ तो आसानी रहेगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो वही t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक और यहाँ a नोड से a तक, ठीक है। जब इंटीग्रेट करके ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, केस 1 वाली, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करके जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या आएगी, देखो दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नोड, ठीक है। देखो क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो इस तरीके से, यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, तो x की पावर -2 था ये, इसका मतलब क्या हो गया x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 प्लस वन अपॉन में -2 प्लस वन, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1 यानी -1 अपॉन x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है -1 अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन a और लिमिट पुट करेंगे a नोट से a इज इक्वल टू -k t लिमिट 0 से t, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a, पहले ऊपर अपर लिमिट माइनस का पहला माइनस बाहर ले लो, चाहे माइनस को इसको बाहर कर दो, -1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा के टी, किसके इक्वल आ जाएगा ये, इक्वल्स टू, देखो या तो ऐसे ले लो -1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, माइनस से माइनस कट गया तो ये बच गया 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a नोट प्लस के टी, तो ये कुछ एक्सप्रेशन आ गई मेरी सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। मैं इसको साफ करके ये एक्सप्रेशन लिख देता हूं बस यहाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही तो चल गया, ये सब नोट करो आप, ठीक है, सब नोट करो किस तरीके से आया कि ये 2 पावर थी, 1 अपॉन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कैसे, -1 अपॉन a इस तरीके से, क्योंकि जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन x, उसी तरीके से, तो जिस तरीके से x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x हुआ, उसी तरीके से 1 अपॉन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 अपॉन a, और लिमिट पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मैंने इसको साफ कर दिया है, तो अब मेरी जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन a नोट, ये लगा लेना, इज इक्वल टू प्लस के टी, देखो ये इंटीग्रेशन करा, ठीक है, क्योंकि वही तो था -1 अपॉन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो d a था, तो इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन a आ गया, और इस पर लिमिट लगा दी a नोट से, तो ये माइनस बाहर 1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट, ये बन गया, माइनस से माइनस के टी काट दिया, माइनस कट गया, तो ये 1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट बचा, -1 अपॉन a नोट को इधर ले आए तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। ये सिंपल तरीका था यहाँ इंटीग्रेशन का, केस 1 का। ये इसकी एक्सप्रेशन भी आ गई मैंने जो लिख दी, और फॉर्म में लिख सकते हैं इसका, कैसे लिख सकते हैं, t की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो कैसे, 1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट इज इक्वल टू के टी, तो t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन k 1 अपॉन a -1 अपॉन a नोट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, a नोट माइनस x है, और a नोट की इनिशियल कंसंट्रेशन है ही है, तो उसमें कुछ नहीं, एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हैं इसका, पर इसी फॉर्म में रखेंगे, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इस केस में t हाफ निकालूं, इस केस के लिए t हाफ निकालूं, तो याद रखना इसी केस का इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला केस आपके बहुत रेयर ही आता है, हायर केमिस्ट्री की बात है, ठीक है। t हाफ की बात करूं तो t हाफ क्या होगा, दैट इज a इक्वल्स टू a नोट हो जाएगा, बस इसी में पुट कर दो, t हाफ इज इक्वल a इक्वल्स टू a नोट बाई 2 हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k 1 अपॉन a नोट बाई 2 माइनस 1 अपॉन a नोट, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k, और ये 2 अपॉन a नोट हो जाएगा, यानी 2 अपॉन a नोट माइनस 1 अपॉन a नोट, तो देखो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k, ऊपर 2 माइनस 1 1 यानी 1 अपॉन a नोट हो जाएगा। तो देखो इस केस में t हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a नोट की कंसंट्रेशन इनटू k, ये आता है टी हाफ की वैल्यू। तो इस केस में टी हाफ की वैल्यू, जहां ए गिविंग प्रोडक्ट था, जहां रेट था मेरा के ए का स्क्वायर, वहां टी हाफ की वैल्यू है मेरी 1 अपॉन ए नोट की कंसंट्रेशन इनटू के। आगे बात समझ में, बस इसी बात को ध्यान में रखेंगे, 1 अपॉन ए नोट की कंसंट्रेशन इनटू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है कंसंट्रेशन के। देखो ये सारी एक्सप्रेशन याद रखनी है, टी हाफ की कंसंट्रेशन भी एक्सप्रेशन भी याद रखनी है, और आगे बढ़ते रहना है। सारी एक्सप्रेशन रिवाइज करा दूंगा, केस 2 देख लेते हैं, ठीक है, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में मेरा
डी रिएक्टेंट लेके चलो ओवर डी टी इज इक्वल टू, या डी एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, चेंज किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में भी ले सकते हो, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी तो बन रहा है ना, देखो रुको 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 आगे सिखाता हूँ तुम्हें, रेट लिखना सिखाता हूँ और अच्छे तरीके से। देखो ये इनिशियली ए रहा होगा या ए नोड रहा होगा समथिंग, ये कुछ बी नोड रहा होगा, ये ए नोड माइनस एक्स बन गया होगा, ये बी नोड माइनस एक्स बन गया होगा एट टी इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू समथिंग टी पर, और ये मेरा कुछ एक्स बन गया होगा, ठीक है, ये कुछ x बन गया होगा। तो देखो ये भी तो रेट है, प्रोडक्ट dx ओवर dt भी तो मेरा रेट ही है, dx ओवर dt भी तो मेरा क्या है, रेट ही है। मैंने बताया था प्रोडक्ट के टर्म में लिख लो चाहे, तो जब मैं रेट लो एक्सप्रेशन लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू, तो उसको मैं dx ओवर dt रख दूंगा, प्लस में लिखूंगा क्योंकि प्रोडक्ट का रेट है, इज इक्वल टू k a की पावर 1 और b की पावर भी 1, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, a को x की टर्म में लिख लो, v को x की टर्म में लिखो, तो dx अपॉन dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k a और b और इनका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो dx अपॉन में a की वैल्यू a नोड माइनस एक्स लिख दो चाहे, b की वैल्यू b नोड माइनस एक्स लिख दो, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर लो इज इक्वल टू k dt के साथ। देखो अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, हाई मैथमेटिक्स की बड़ी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन से ये इंटीग्रेट होता है मेरे काम का नहीं है, ठीक है, मेरे काम का नहीं है, मुझे इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, मैं डायरेक्ट इसकी एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जो आएगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ, t इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू 2.303 a नोड माइनस बी नोड, a नोड माइनस बी नोड मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b इंटू लॉग, ठीक है, b नोड इंटू v नोड माइनस x अपॉन में a नोड इंटू सॉरी b नोड इंटू a नोड माइनस x, a नोड इंटू बी नोड माइनस एक्स, ठीक है। इसको ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसको आप याद कर लेना चाहे कुछ भी कर लेना, ये एक्सप्रेशन बनेगा। देखो कहीं कहीं इनको क्या कर सकते हैं, इनको a नोड इक्वल्स टू a भी मान सकते हैं और b नोड इक्वल्स टू b भी मान सकते हैं, तो यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल्स टू 1 अपॉन k 2.303 a माइनस b log b इंटू ए माइनस एक्स इंटू ए इंटू बी माइनस एक्स, जनरली ये वाली लिखी हुई देखोगे, ठीक है। तो एक ही बात है, उसको इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए मान लो और बी की कंसंट्रेशन को स्मॉल बी मान लो, या ए नोड वी नोड मान लो, हमारी मर्जी है, इसमें सब हमारा है। ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर का ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो टी हाफ लाइफ इसके लिए मत लिखो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे जब काम का ही नहीं है, तो आप बस वहाँ तक जहाँ याद रखो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बढ़ी। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चलता हूँ वापस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा काम की है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा काम किया है। देखो इसका मैंने एक्सप्रेशन देखा था a इक्वल टू a नोड e की पावर माइनस के टी, ठीक है। इसका दूसरा एक्सप्रेशन देखा था t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, मतलब इसका t हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। आओ इसका t कंप्लीट देखते हैं, मतलब रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, मतलब t 100% कितने टाइम में रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। जीरो ऑर्डर के लिए भी देख लेंगे, लो n इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए भी देख सकते हैं t कंप्लीट कितना है, यानी t 100% कितना है। t 100% का मतलब है कि जो मेरा a है वो जीरो हो गया है, बचा हुआ अमाउंट ही नहीं रहा। तो देखो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें क्या था, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोड, या बोलूं a इक्वल टू ए नोड माइनस के टी था। तो a जब जीरो हो गया तो a नोड इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के इंटू टी 100%, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो माइनस ए नोड इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी 100%, टी 100% ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन माइनस माइनस कर दिया, दैट इज ए नोड अपॉन के। टी 100% ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज ए नोड अपॉन के, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होती हैं ए नोड बाई के टाइम में, ठीक है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी 100% मतलब है ए की वैल्यू जीरो होना। अब इसको पुट करेंगे दूसरी एक्सप्रेशन में पुट कर दो, इसकी और भी तो एक्सप्रेशन बनाई थी हमने, क्या बताई थी, के इक्वल टू ये टी
इक्वल्स टू 1 अपॉन के ln a नोड अपॉन में a, या t इक्वल्स टू 1 अपॉन के log 2.303 log a नोड अपॉन में a। तो a की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो पुट करो t 100% इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, इसमें पुट कर रहा हूँ 2.303 log a नोड अपॉन में 0, 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो t 100% इसके लिए क्या आ गया, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, हाँ, क्योंकि उसका t 100% इनफाइनाइट आ रहा है। क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं जाती हैं, जबकि मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीशन को चली जाती हैं। एक चीज ये बात याद रखेंगे। और नेक्स्ट चीज है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या होंगे, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, कार्बन 14 डिस्टिंगरेट होता है, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तभी तो डीके होते रहते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल्स लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने मिल जाते हैं और उनकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई होती है, जिससे हम उनका टी टाइम निकाल लेते हैं कि कितनी % रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, तो उससे पता चल जाता है कि कितना पुराना मेरा फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन में, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड का भी जो एग्जांपल है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो सब लिख लेना आप लोग। ठीक है, एक और काम की चीज और इस लेक्चर को आज खत्म करते हैं। ठीक है, आओ भाई देखो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। अब हाफ लाइफ की शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। सबसे पहले n इक्वल्स टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। देखो कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है उसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखेंगे कि कोई भी रिएक्शन, जैसे कोई चली a इक्वल्स टू a नोड है, a इक्वल्स टू a नोड से a इक्वल्स टू a नोड बाई 2 जा रही है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू a नोट बाई 2 जा रही है, प्लस a इक्वल्स टू t कंप्लीट, यानी a इक्वल्स टू 0 बच रहा है। तो जितना a नोट से a नोट बाई 2 जाने में समय लगेगा उसको, मान लिया ये t हाफ लग रहा है, तो इतना ही समय आगे जाने में लगेगा, दैट इज t हाफ, a नोट बाई कंप्लीट होने में। तो एक चीज अभी आपने देखी ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ जो आया था दैट इज आया था a नोट बाई 2 के, और t 100% जो आया था वो आया था a नोट बाई k। तो यहां से भी तो पता चल गया कि ये जो t 50% है या t हाफ है, मान लिया वो t कंप्लीट, उसमें 2 t हाफ है, t कंप्लीट में यानी t 100% में क्या है, 2 ऑफ t हाफ है, और वही तो यहां से भी आ गया, t 100% twice ऑफ t हाफ है। ठीक है, तो मतलब मेरी रिएक्शन हमेशा इक्वल टाइम लेगी इक्वल कंसंट्रेशन के चेंज के लिए। मतलब a नोट से a नोट बाई 2 में t हाफ लगा तो a नोट बाई 2 को भी खत्म करने में उतना ही समय लेगी जितना मेरा रिएक्शन ने शुरू में लिया था। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो अब देखो, अगर मान लिया इस फॉर एग्जांपल लिया किसी रिएक्शन में t हाफ जो है वो 16 दिन दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कंसंट्रेशन में उसकी बता रहा हूं, या तो a नोड से ही बता दो, a की कंसंट्रेशन, यहाँ a नोड है, यहाँ की a की कंसंट्रेशन 0 हो गई, मतलब यहाँ t 100% हो गया, यहाँ t 0 है और यहाँ t 50% हो गया। 50% का मतलब t हाफ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के दिन कितने लगे, 16 दिन। यहाँ से यहाँ तक के कितने दिन लगे, 16 दिन। तो t 100%, देखो t 50 16 दिन था, तो t 100% कितना हो गया, 32 डेज। ठीक है, अगर वहीं वो पूछ ले t 25% कितना होगा, t 1/4 कितना होगा, तो आपको पता होना, सॉरी t 25% रिएक्शन कितने उसमें कंप्लीट होएगी, तो आपको पता है इसका भी आधा, कि इसको भी फिर आधे आधे इंटरवल में डिवाइड कर लो, 8 डेज यहाँ और 8 डेज यहाँ। अगर वो पूछ ले इसका t 12.5 कितने दिन में होगा, t 12.5% कितने दिन में होगी, तो फिर इसका आधा कि 4 दिन इधर और 4 दिन इधर। और इसका भी आधा पूछ ले कि t 6.75 कितने दिन में होगी, तो इसका भी आधा 2
डेज में इधर, 2 डेज में इधर, इक्वल टाइम लेगा इक्वल इंटरवल के लिए, ये चीज आपको समझनी है। प्लस यहां पूछ ले टी 75% कितने दिन में होगी, तो इसको भी आधा कर लो, 8 डेज और ये 8 डेज, तो ये टी 75 कितने हो जाएगा, टी हाफ यानी 16 दिन प्लस 8 डेज, 16 और 8 24 डेज में हो जाएगा। इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करती है, या बोलूंगा मैं कंसंट्रेशन के साथ टी टाइम इस तरीके से जीरो ऑर्डर में वैलिड क्या वेरी करता है, कि डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है। इसी से बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं इस पे बेस्ड पर। आओ, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखी है, उसी तरीके से मैं n इक्वल्स टू फर्स्ट यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी शॉर्ट ट्रिक सीखूंगा, वही समझेंगे। देखो इसमें फिर से एक चार्ट बनाएंगे, यहां a की वैल्यू a नोड के इक्वल है, यहां a की वैल्यू a नोड बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, देखो जितना समय फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो देखो जितना समय a से a नोड बाई 2 में लगा वो t हाफ है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। अब ए की रिमेनिंग अमाउंट ए नोड बाई 4 पहुंचने में, ए नोड से ए नोड बाई 4 पहुंचने में भी टी हाफ का समय लगेगा, और वहीं ए नोड बाई 4 से ए नोड बाई 8 पहुंचने में भी टी हाफ का समय लगेगा, वहीं ए नोड बाई 16 पहुंचने में भी टी हाफ का समय लगेगा, वहीं ए नोड बाई 32 पहुंचने में भी टी हाफ का समय लगेगा, वहीं ए नोड बाई 64 पहुंचने में और टी हाफ लगेगा, वहीं ए नोड बाई 128 पहुंचने में और टी हाफ लगेगा, वहीं ए नोड बाई 2 इंटू 128 पहुंचने में और टी हाफ लगेगा। जबकि देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगले टी हाफ में कंप्लीट हो जा रही थी, पर इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का सिर्फ हाफ हो रहा है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी, मान लिया मैंने 64 ग्राम थी, तो 64 से 32 ग्राम हुई कोई भी रिएक्टेंट तो टी हाफ लगा, 32 से 16 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 16 से 8 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 8 से 4 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 4 ग्राम से 2 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 2 ग्राम से 1 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 1 ग्राम से 0.5 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, 0.5 ग्राम से 0.25 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा, इसका आधा 0.125 ग्राम हुआ तो टी हाफ लगा। मतलब जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हर एक आधा होने में एक टी हाफ लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। टी ए नोड बाई 4 बचने का मतलब है टी 75% कंप्लीट होगी। इसी तरीके से टी ए नोड बाई 8 सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होती है मेरी शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि कितने परसेंट मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये हर एक का हाफ। जीरो ऑर्डर में क्या था, एक टी हाफ में आधी हुई और दूसरे टी हाफ में जीरो ऑर्डर पॉजिटिव। ये ऐसी कंटिन्यूस चलती चली जाएगी, आपको पता है, और चलती चली जाएगी। यही रीजन है 2 इंटू 2 इंटू 128 कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, आओ n इक्वल्स टू 2 के लिए ऑर्डर क्या है? क्या 2 के लिए भी कोई शॉर्ट ट्रिक ऑर्डर है? हाँ है, मैं बता देता हूं। फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए शॉर्ट ट्रिक ऑर्डर क्या है कि a इक्वल्स टू a नोड है, a इक्वल्स टू a नोड बाई 2, फिर a इक्वल्स टू a नोड बाई 4। बस यहां तक का याद रखो कि a से a नोड बाई 2 जाने में अगर मुझे t हाफ का समय लगता है तो a नोड से a नोड बाई 4 जाने में 2t हाफ का समय लगेगा। ठीक है, और a नोड बाई 8 जाने में 4t हाफ का समय लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये होता है। ठीक है, इसको यहाँ तक ही याद रखो, ए नोट बाई 4 तक, ये आगे मत ही जाओ। ए नोट बाई 4 जाने में 2t हाफ का समय लगेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर ज़्यादा है नहीं सिलेबस में। ठीक है, ये होगी मेरी सेकंड ऑर्डर के लिए ट्रिक। ठीक है, जबकि वो दूसरे टी हाफ, इसमें 3t हाफ लगेगा। टी देखो इसमें t 75% कितना हो जाएगा, 3t हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और t 75% उसमें कितना हो रहा था फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए t 75% 2t हाफ के इक्वल हो रहा था। n इक्वल्स टू 0 में t 75% किसके इक्वल हो रहा था, यानी t हाफ मतलब 3/2t हाफ के, 3/2t हाफ के लिए। ये भी याद रख लेंगे 3/2t हाफ कैसे, क्योंकि देखो 0 से a नोट बाई 2, a नोट से a नोट बाई 2, और ये खत्म हो गया a इक्वल्स टू 0। यहाँ तो इसका आधा क्या था, a नोट बाई 4, यहाँ से आधा t हाफ, और ये एक t हाफ का आधा, तो ये 1/2t हाफ, 1 प्लस 1/2t हाफ दैट इज इक्वल्स टू 3/2t हाफ ही तो बना। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है सिर्फ। ठीक है, तो इसको, ये हो गया मेरा यहाँ तक खत्म, मेरा मेथड भी हो गए,
नेक्स्ट में हम ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। इसको आज यहीं खत्म कर देते हैं। इस लेक्चर को, बहुत लंबा लेक्चर हो गया पर मुझे एक ही स्ट्रेच में खींचना था क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेबल है। ठीक है, अगले में मैं ग्राफिकल मेथड ले लूंगा, छोटा लेक्चर रख दूंगा, सूडो मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, और देख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर की गैस फेज रिएक्शंस देख लेंगे, बस फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह पे चलेंगे। थैंक यू।